आज की तारीख में डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है, इसीलिए डायबिटीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको डायबिटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके पहले आप ह्यूमन बॉडी के बारे में समझ लें कि ग्लूकोज किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अपने बदन के अंदर जब जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो आंतड़ियों में जाती है, फिर उसके बाद हमारे आंतड़ियों से होकर हमारे ब्लड में आती है। ब्लड के बाद पूरे बदन के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, मसल्स। जहाँ जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर ग्लूकोज पहुँचती है। लेकिन ब्लड से सेल के अंदर ले जाने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है, वो होता है इंसुलिन। इसलिए किसी के बदन में इंसुलिन ना हो तो खून की शक्कर उसके सेल में पहुंच नहीं सकती है, इसलिए उस पेशेंट की शक्कर बढ़ जाती है। मसलन कि जिसको डायबिटीज़ होती है उसके बदन के अंदर इंसुलिन कम बनता है या बनता है तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर अपने ब्लड के अंदर की जो ब्लड लेवल है शुगर का एक हद से बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारी ब्लड शुगर 140 के आसपास होती है। जब शक्कर 140 के ऊपर बढ़ जाती है उस टाइम पे डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ चेक करने के हमारे पास बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसा कि हम अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं या पेशाब चेक कर सकते हैं। ब्लड चेक करने के कई तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि वेनस ब्लड सैंपल चेक करते हैं, जिसमें हम किसी पैथोलॉजी के पास जाकर अपने वेन से ब्लड निकाल कर चेक करते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि अपने कैपिलरीज़ होते हैं, मसलन अपने उंगलियों के अंदर जो छोटी छोटी वेंस होती हैं उससे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए ग्लूकोमीटर का सहारा लेना पड़ता है। नॉर्मल रेंज जो ब्लड शुगर की है, अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर 110 के नीचे हो तो वो नॉर्मल कहता है, और जिसका शुगर फास्टिंग शुगर जब 126 के ऊपर चला जाता है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। या खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर हम लोग करते हैं, वो जब 200 के ऊपर चला जाता है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। मसलन फास्टिंग मोर देन 126 और खाने के बाद का शुगर मोर देन 200, उस टाइम पे उस शख्स को हम डायबिटीज़ का पेशेंट कहते हैं। किन लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है? मसलन जो लोग बहुत मोटे हो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो काम ही नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं, उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है। जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर हो उनको डायबिटीज़ का रिस्क रहता है। अगर घर में किसी को माँ बाप को डायबिटीज़ हो तो उनके बच्चों को, उनके औलाद को भी डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, एक आदमी को डायबिटीज़ किस तरीके से होती है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। पहले जैसे मैंने बताया था, जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारे आंतड़ियों के से होकर हमारे ब्लड में आती है और ब्लड से छोटे छोटे खलिए या सेल के अंदर पहुंचती है। ब्लड से उठाकर उसको सेल के अंदर रखने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन अगर किसी के बदन में बनता है तो वो पैनक्रियास से बनता है। अगर पैनक्रियास का नुस्ख हो या उसमें कुछ कमी हो तो उसका इंसुलिन बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर किसी शख्स का पैनक्रियास 60 या 70% डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस टाइम पे उसको इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी घट जाती है और उसको डायबिटीज़ हो जाती है। पैनक्रियास का डिस्ट्रक्शन होने की बहुत सारी वजह होती हैं। अगर बच्चों को डायबिटीज़ हो तो उसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, और बड़ों को जो डायबिटीज़ होती है जिसके अंदर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ की जो खसूसियात है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बिना किसी वजह के वज़न का घट जाना, जैसे कि आदमी बहुत खाता है खाना तभी भी उसका वज़न घटता चला जाता है। इससे हटके भी डायबिटीज़ की बहुत सारी खसूसियात हो सकती है जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं। आँखों से धुंधला दिखना, पैरों के अंदर जलन होना, पैरों के अंदर मुंगी आना, पैरों में करंट लगना या पैर के पिंडलियों के अंदर बहुत ज़्यादा दुखना। ख़ास करके जो पेशेंट रात में सोते हैं उनके तलवों के अंदर जलन होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ की कोई तकलीफ़ ही नहीं होती है, मसलन प्यास, पेशाब या पैर में जलन या मूंगी। उनकी शक्कर 300-400 होती है लेकिन वो बिल्कुल सिम्टम फ्री घूमते रहते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई तकलीफ़ नहीं होता है। इस तरह के पेशेंट बहुत डेंजरस होते हैं। ये लोग
छोटी सी तकलीफ़ ना होने की वजह से डायबिटीज़ का जब बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसी टाइम पे डॉक्टर के पास रुजू होते हैं। मसलन पूरी आँख ख़राब होने के बाद, या पैर का पूरा सड़ जाने के बाद, या हार्ट अटैक पैरालिसिस हो जाने के बाद। इसलिए हर आदमी जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो उसको हर 2 साल में एक बार डायबिटीज़ का चेकअप करवाना कंपलसरी है। अगर किसी ने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रखा तो उसको डायबिटीज़ के ख़ास कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे उसे किडनी का फेल होना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, आँख का रोशनी कम होना जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, या पैर के अंदर जलन या मुंगी होना जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसी तरीक़े से इन पेशेंट्स को हार्ट अटैक, पैरालिसिस या ज़ख़म हो जाना ये बहुत आम कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सरसाइज, दूसरा तरीका है डाइट और तीसरा तरीका है दवाओं का इस्तेमाल करके। एक्सरसाइज कम से कम एक आदमी को पर डे 1 घंटा करनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 3 बार हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार हो। अगर कोई पेशेंट जवान है तो वो जॉगिंग भी कर सकता है, वेट लिफ्टिंग भी कर सकता है, स्विमिंग भी कर सकता है। लेकिन आम तौर पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट बूढ़े होते हैं, बुढ़ापे के अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज वो लोग नहीं कर सकते जॉइंट की बीमारी की वजह से। तो ऐसे पेशेंट्स को वॉकिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है कि हर आदमी हर उम्र में कर सकता है। तो ब्रिस्क वॉक आधे घंटे के लिए तेज़ तेज़ चलना, 10 मिनट स्लो, 10 मिनट फास्ट और फिर 10 मिनट स्लो। अगर कोई आदमी 1 घंटा वॉक करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज करने में कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप करके डॉक्टर की परमिशन ले ली जाए। एक्सरसाइज करने से कभी कभी किसी का हार्ट का प्रॉब्लम जो ऑलरेडी थोड़ा सा है वो एक्सरसाइज करने से बढ़ सकता है। अगर किसी के पैर की कोई एबनॉर्मलिटी हो या उसके पैर का कोई शेप ख़राब हो और उसने सही ढंग के जूते ना पहना और एक्सरसाइज कर दिया तो एक्सरसाइज की वजह से पैर में ज़ख्म हो सकती है। इसीलिए अपने पैर, अपना हार्ट और अपना ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज करने से पहले डायबिटीज़ के डॉक्टर से ज़रूर दिखाकर परमिशन ले ली जाए। एक्सरसाइज करने से सिर्फ ब्लड शुगर ही कंट्रोल नहीं होती है बल्कि उसका वज़न भी कम हो सकता है। उस आदमी को एक सेंस ऑफ वेलबीइंग मिलता है, एक खुशी महसूस होती है, ब्रेन फ्रेश हो जाता है, काम करने में आसानी होती है। एक्सरसाइज करने से अपने बदन में जो बैड क्वालिटी इंसुलिन था उसकी गुड क्वालिटी हो जाती है, मतलब इंसुलिन सेंसिटाइजिंग हो जाती है। इंसुलिन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उसका इफ़ेक्ट कम से कम 16 घंटे तक रहता है। इसलिए हर डायबिटीज़ पेशेंट को एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, उससे 30% डायबिटीज़ कम हो सकती है। दूसरा तरीका है डाइट। डाइट शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ही अहम काम करता है। डाइट के अंदर कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है, जैसे डाइट में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और उसके अंदर फैट होता है। इन सब को बैलेंस रखकर एक पर्टिकुलर एनर्जी आपको लेनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स जिनके वेट के हिसाब से डाइट शीट बनता है, अगर किसी का वज़न ज़्यादा हो तो उसको कैलोरी कट डाउन करके उसका वज़न को कम करना पड़ता है, और कुछ पेशेंट दुबले होते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी फूड देना पड़ता है। और कुछ लोग जब प्रेगनेंसी में होते हैं उस टाइम पे रिक्वायरमेंट ऑफ फूड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसका एनर्जी कैलकुलेशन अलग होता है। इस स्पीच के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको कैलोरी बेस्ड फूड का एडवाइस नहीं दे सकता हूँ कि ये फल खाने से आपको इतना कैलोरी मिलेगा, ये सब्ज़ी लेने से आपको इतना कैलोरी मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक रफ़ आइडिया देना चाहता हूँ कि कौन सी ग़िज़ा में शुगर ज़्यादा है और कौन सी ग़िज़ा में शुगर कम है। सबसे पहले हम लोग वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं। 2 तरह की वेजिटेबल्स होती हैं। एक वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर शुगर बहुत कम होती है। वेजिटेबल्स के बारे में एक ब्रॉड आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, सोया, टोमेटो और इस जैसी और भी सब्जियां हैं जिसके अंदर मिनिमम शुगर होती है।
आप इसको जितनी चाहे क्वांटिटी में ले सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जैसे आलू, स्वीट पोटैटो, बटाना, ये वेजिटेबल्स के अंदर शुगर थोड़ा ज़्यादा होती है। इसको आप या तो नहीं लेना है या तो इसको आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। मसलन जो भी आपका डायबिटीज़ का डॉक्टर है, जब आप उसके पास जाएंगे तो वेजिटेबल्स के अंदर आपके डाइट शीट के एतबार से इन वेजिटेबल्स को या तो कम या तो ज़्यादा कर देगा। मसलन जैसा किसी को किडनी प्रॉब्लम हो तो उसको पोटैटो हम खाने के लिए देते हैं, और किसी को किडनी प्रॉब्लम ना हो, टोटली नॉर्मल हो, तो हम उसको पोटैटो खाने के लिए नहीं देते हैं। जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम होने वाली बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होते हैं। फाइबर खाने से वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो अपने टॉयलेट के अंदर वो ज़ाया हो जाती है और बल्क फॉर्म करके बाहर निकल जाती है। तो फाइबर कंटेनिंग वेजिटेबल्स आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करती है, जैसे सोया, पालक, मेथी और बहुत सारी सब्जियाँ। डायबिटीज़ पेशेंट्स को फ्रूट्स खाना अच्छी चीज़ें हैं। अगर कोई पेशेंट फ्रूट्स लेता है तो उससे उसको फ़ायदे क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये नेचुरल स्वीटनिंग है। जो पेशेंट्स को स्वीट खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, अगर वो फ्रूट खाता है तो उसको जो टेस्ट है स्वीट खाने का मिल सकता है। इसलिए हम लोग उसको जो मिठाई है, स्वीट्स है, इससे उसको डाइवर्ट करके डेली एक फ्रूट खाने के लिए देते हैं, तो उस पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। फ्रूट्स जो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें से फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है, एवरेज क्वांटिटी उसको 100 या 40 कैलोरी के बीच में दे सकती है। जैसे कि आप एक केला लेते हैं, वो 100 कैलोरीज आपको देता है। अगर हाफ़ केला आप लेते हैं तो आपको 40 कैलोरीज देता है। अगर आप 2 पीसेस या 2 स्लाइसेस आप पपाया लेते हैं छोटी सी, तो वो आपको एवरेज 40 to 50 कैलोरीज देता है। आप हर फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि अंगूर है, जामुन है, ये कुछ गिन के लेना पड़ता है। जैसे कि ये 15 क्वांटिटीज़ ले सकते हैं, अंगूर 15 ले सकते हैं, जामुन 15 ले सकते हैं। कलिंगर आपको लेना है या वाटरमेलन आपको लेना है तो स्मॉल 2 स्लाइसेस आप ले सकते हैं, उससे आपको एवरेज 40 कैलोरीज मिलेगा। आमतौर पे पब्लिक केले और चीकू के बारे में पूछते हैं। केला आप आधा खा सकते हैं, चीकू आप आधा ले सकते हैं। अगर किसी को किडनी का मर्ज़ हो तो उनके लिए कुछ 4 फ्रूट मखसूस या ख़ास होते हैं, जैसा वो गुआवा खा सकते हैं, वो पेरू खा सकते हैं, वो एप्पल खा सकते हैं और पपाया ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को लीवर का मर्ज़ हो तो वो भी फ्रूट अच्छी तरह से ले सकता है। फ्रूट्स यही भी अपना डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा फ्रूट दिया जाए, लेकिन पेशेंट्स के मन में जो बात होती है कि फ्रूट नहीं खा सकते, ये ऐसा नहीं है। आम तौर पे मेरे प्रैक्टिस में फ्रूट्स आधा सुबह 11 बजे मैं खाने के लिए कहता हूँ और शाम में 4 बजे आधा खाने के लिए कहता हूँ। कुछ पेशेंट्स लंच के बाद या डिनर के बाद लेते हैं, लेकिन लंच के बाद मुनासिब इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग ऑफिसेस में रहते हैं या डिनर के बाद ऑलरेडी पेट भर के डिनर ले चुका होता है, तो उसके बाद फ्रूट लेने से और शुगर बढ़ सकती है। तो बिटवीन द मील्स बेस्ट रहेगा अगर सुबह 11 बजे ले या शाम में 4-5 बजे। नॉनवेज जिसके अंदर बीफ, मटन, फिश आइटम्स एंड सी फूड्स में क्रैब्स वगैरह वगैरह। नॉनवेज के आइटम में एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, ऐसा नॉनवेज जिसके अंदर रेड मीट ज़्यादा हो उसको कम लेना चाहिए। क्यों? तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जिसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नॉनवेज आइटम जिसके अंदर वाइट फाइबर ज़्यादा हो, उससे आपको नुकसान कम होता है, जैसे चिकन या फ़िश, इसको आप ले सकते हैं। ये नॉनवेज आपको इसलिए लेना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट क्लास प्रोटीन पूरे दुनिया में आपको सिर्फ़ और सिर्फ नॉनवेज से ही मिल सकता है। जो शख्स नॉनवेज नहीं खाता है उसको फ़र्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं मिलता है। ऐसे लोग कंपलसरी अपने खाने के अंदर दूध या दही या दूध से बने हुए एनिमल आइटम्स ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। नॉनवेज कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, ये उस आदमी के कैलोरी शीट के ऊपर और उसके वेट और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रफ़ आइडिया, अगर किसी की नॉर्मल हेल्थ हो, 60 kg का आदमी हो, 6 फीट के आसपास हो, उस आदमी को हफ्ते में 2 बार नॉनवेज खा सकता है। मटन के 3 पीस, मछली के 3 पीस या चिकन के 3 या 4 पीस हफ्ते में 2 दिन ले सकता है। कोई भी 2 दिन आप फिक्स कर लीजिए। उस दिन जैसा कि ये फ्राइडे को आपने मटन लिया तो संडे को आप चिकन ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल
जिसके अंदर सफोला, सनफ्लावर, ग्राउंडनट और इंडिया के दूसरे और भी ऑयल होते हैं जैसा पाम ऑयल, देसी घी, ऑलिव ऑयल। इन सब में सबसे बेहतरीन ऑयल ऑलिव ऑयल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है देसी घी और तीसरे नंबर पे आता है सरसों का तेल और उसके बाद आता है कोकोनट और सबसे ख़राब और सबसे हानिकारक और शरीर को नुकसान देने वाले ग्राउंडनट ऑयल, सफोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल्स। ये इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये ऑयल लेने के बाद आदमी के बदन का इम्यून सिस्टम ख़राब होने लगता है। अगर आप ऑलिव ऑयल, देसी घी आप लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब नहीं होता है। इसलिए किसी भी आदमी को लेना है तो या तो ऑलिव ऑयल ले या देसी घी ले या उसके बाद सरसों का तेल ले। टेस्ट चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ सब्जियां जिसको अपन अलग ढंग से बनाएं तो शायद आपको टेस्ट भी आ सकता है। जैसे हर दाल का बघार आप देसी घी में दे सकते हैं, या आपको अंडा डालना है तो उसको आप देसी घी में बना सकते हैं। तो अपने लाइफ के इन तरीक़ों को थोड़ा सा पकवान का एडजस्ट करके आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑयल के बारे में ये है कि ऑयल खाने से हम मोटे हो जाते हैं, लोगों का ये कहना है। हम तो ये कहते हैं कि हर ऑयल खाने से आपको मोटापा आ सकता है। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर ने आपको जो क्वांटिटी प्रिस्क्राइब किया, अगर उससे आप ज़्यादा लेते हैं तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ सकता है। सो आपको मिनिमम क्वांटिटी हर आदमी को हर महीने आधा किलो से ज़्यादा लेनी नहीं है। मसलन आपके घर में 2 आदमी रहते हैं तो आपको 1 किलो ऑयल लाना चाहिए और उसको 1 महीने में खाना चाहिए। इसी तरीके से आप टोटल खाना देसी घी में बनाना चाहते हैं तो आप 1 किलो देसी घी लाइए 2 आदमी के लिए, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आप इस्तेमाल कीजिए। उससे भी एक मोटा तरीका है ऑयल खाने का। अगर आपके घर में 4 आदमी हैं तो दोपहर का खाना 4 चम्मच तेल में बनाइए, शाम का खाना 4 चम्मच तेल में बनाइए। हर एक के हिस्से में 1-1 चम्मच आ जाएगा और एवरेजली अगर आप दोपहर में 1 चम्मच और शाम में 1 चम्मच ऑयल लेते हैं तो 1 महीने में एवरेज आप आधा किलो कंजम्पशन करते हैं। इन जनरल डाइट के बारे में कि हर आदमी का डाइट अलग अलग होता है और उसका वो डायबिटोलॉजिस्ट उसको डिसाइड करता है। इस छोटे से लेक्चर के अंदर डाइट के बारे में डिटेल देना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको जो भी क्वेरी हो डाइट के बारे में तो पेपर पे लिखकर अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंफर्म करके पूछ सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट जो औरतें हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती है, इसके लिए उनको प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इन पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने से पहले ही डायबिटीज़ को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना कंपलसरी होता है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इनके बच्चे अपाहिज पैदा हो सकते हैं। अपाहिज ना हो तो हमल ज़ाया हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, अगर उन लोगों ने अपनी शुगर कंट्रोल में ना रखी हो तो जाके बच्चा जो है डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी मोटा पैदा होता है, जिसकी वजह से सीज़र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ के जो दोनों कपल होते हैं उनकी काउंसलिंग करना कंपलसरी होती है। फर्स्ट 1.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और इस 1.5 महीने या 2 महीने के दौरान पहले जो 2 महीने होते हैं अगर किसी की शक्कर कंट्रोल ना हो तो बच्चा अपाहिज हो सकता है। इसलिए इस पेशेंट्स को बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड शुगर टारगेट्स, अगर किसी को प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी फास्टिंग शुगर 90 के नीचे होना कंपलसरी है और खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 126 के नीचे रहना ज़रूरी है। अगर शक्कर इसके ऊपर चले जाती है तो उस औरत के बच्चा अपाहिज पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या तो बच्चा मोटा पैदा हो सकता है। कुछ ख़ास टेस्ट पेशेंट को करने पड़ते हैं जैसे HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे गुज़िश्ता 1.5 महीने में उसकी शुगर कंट्रोल में थी या ना थी ये अपने को पता चलता है। HbA1c ये जो टेस्ट है इसको 7 मिलीग्राम्स के % के नीचे होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रहता है तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर को हर 15 दिन में एक बार आकर दिखाना कंपलसरी होता है, और अगरचे किसी को कोई शुगर कंट्रोल ना हो तो उस पेशेंट को तो हर हफ्ते में एक बार आके डायबिटीज़ के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इसी तरीके से टेस्टिंग करना भी उसके लिए इतना ही ज़रूरी है। घर पे डेली यूरिन शुगर दिन में से 3 बार चेक करने के लिए कहते हैं, और इस पेशेंट्स को ब्लड टेस्टिंग के लिए भी घर में कहा जाता है। इन लोगों को ब्लड शुगर टेस्टिंग का मीटर घर पे रखना कंपलसरी हो जाता है। जैसा इन लोगों की शुगर बहुत कंट्रोल में रखने की वजह से या तो लो शुगर हो सकती है, जिसकी वजह से वो लोग कभी कोमा में भी जा सकते हैं, या उनको कोई नुकसान हो सकता है, या हाई शुगर हो जाती है तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो लो और हाई शुगर ये दोनों ही हालत में माँ और बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, प्रेग्नेंट लेडी का अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन देकर कंट्रोल करना पड़ता है। वो टैबलेट खाते हैं तो उनके बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसके लिए कोई ये कहे कि मेरी डायबिटीज़ गोली खाने से पूरी तरह से नॉर्मल रहती है और प्रेगनेंसी भी मुझे गोली दीजिए, ये उसके लिए ठीक नहीं है। 100% हर डॉक्टर इंसुलिन देकर ही प्रेगनेंसी में कंट्रोल करता है। डिलीवरी का मेथड, अगर किसी पेशेंट ने अपनी शुगर पूरे 9 महीने नॉर्मल रखी हो अपने डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक, तो उसका बच्चा नॉर्मल वेट नॉर्मल साइज़ होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बहुत मोटे होते हैं, या उनके बच्चों को पेट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाने की वजह से उनको डिलीवरी सीजरियन से करनी पड़ती है। लोगों के मन में यह है कि हर डायबिटीज़ के पेशेंट का सीज़र करना चाहिए, ये गलत है। सब पेशेंट का सीज़र नहीं होता है। रमज़ान और डायबिटीज़ ये बहुत अहम मुद्दा है। हमारा मकसद ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रखें। इसके लिए हम लोगों ने कोई सिस्टम डिवाइस किया है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ रमज़ान और डायबिटीज़, ये पूरे बॉम्बे और पूरे इंडिया के अंदर ये वाहिद सिस्टम है जो हम लोग ने मुमरा में ट्राई किया है, और पेशेंट को सेटिस्फेक्शन इससे बहुत मिला है। हमारे 99% पेशेंट रोज़ा रखे हैं इस सिस्टम को फॉलो करके। रमज़ान में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो लो शुगर या तो हाई शुगर। लो शुगर होने से आदमी को भूख लगती है, जिसकी वजह से उसको रोज़ा तोड़ने को दिल करता है। अगर हाई शुगर होती है तो उसे प्यास लगती है, तभी भी उसको रोज़ा तोड़ने को दिल कर सकता है। इसलिए एक डायबिटोलॉजिस्ट का मकसद ये है कि रमज़ान के दौरान अपने पेशेंट की शुगर ना लो हो ना हाई हो, मतलब उसकी शुगर 100 से 150 के बीच में हो। जो लोग रमज़ान से पहले अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं और रमज़ान के दौरान अपने डायबिटीज़ या किसी डॉक्टर से सलाह लेकर रोज़े नहीं रखते हैं, एंड में ऐसा होता है कि 20 या 30वें रोज़े के टाइम तक उनकी डायबिटीज़ इतनी बढ़ जाती है कि उनको डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कोई पैर में ज़ख्म हो जाना या हार्ट अटैक पैरालिसिस हो जाना, जिसकी वजह से वो आखिर में आके एडमिट होते हैं। मतलब अगर किसी ने रोज़ा रखना सोचा है तो उसको ये खौफ होता है कि डॉक्टर मुझे नहीं रखने देगा, इसलिए डॉक्टर को जाके नहीं पूछना है। और अगर से किसी ने रोज़ा रखा है तो रोज़ा गलत टाइम से दवा लेने की वजह से उसको नुकसान हो जाता है। मेरा जो सिस्टम है डायबिटीज़ और रमज़ान का, इसके अंदर एक ख़ास पैटर्न हम फॉलो करते हैं। रमज़ान के 1 हफ़्ता पहले जितने भी पेशेंट रोज़ा रखने वाले हैं उनको हम बुलाते हैं, उनका शुगर टेस्टिंग करते हैं। अगर उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल होती है तो उनका डोज 50% कम कर देते हैं, या उनकी डायबिटीज़ बड़ी हुई होती है तो उनका डोज ओनली 30% कम कर देते हैं। अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद उनको दूसरे रोज़े को हम लोग बुलाते हैं शाम में 4 बजे रोज़े की हालत में। रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट करने से उलमाओं के हिसाब से भी, शरीयत के हिसाब से भी रोज़ा नहीं टूट सकता है, क्यों तो ये बीमारी ताहयात पूरी ज़िंदगी अपने साथ रहती है। इसके लिए रोज़े की हालत में शाम में 4 बजे शुगर हम लोग चेक करते हैं, और ये शुगर का हमारा टारगेट होता है 100 से 150 के बीच में। अगर ऐसी शक्कर रहेगी तो उस पेशेंट को न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न रोज़ा तोड़ने को दिल करेगा। जैसा पेशेंट पहले रोज़े को तंदुरुस्त था वो 30वें रोज़े को तंदुरुस्त रहेगा। शुगर टेस्टिंग करने के जो दिन है, दूसरा रोज़ा, 10वां रोज़ा और 20वां रोज़ा, और टारगेट है 100 से 150 के बीच में रहना चाहिए। अगर इस तरीके से शुगर आप रखेंगे तो पेशेंट जैसा पहले रोज़े को तंदुरुस्त था उसी तरह से 30वें रोज़े को इंशाल्लाह वो तंदुरुस्त रहेगा।
कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, जैसे जिसको किडनी फेलियर की बीमारी हो, या तो किडनी के स्टोन होने की वजह से पेट में दर्द उठ जाता हो, या किडनी के अंदर पीप भर जाता हो पानी कम पीने की वजह से। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको हार्ट फेल होता है, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अक्सर पेशेंट हार्ट के जो स्टेबल है, जिनको अभी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है दवाओं से, वो रोज़ा रख सकते हैं। मेरे जितने भी पेशेंट जिन्होंने रोज़ा रखा है उसमें कुछ हार्ट के भी है, ब्लड प्रेशर के भी है, किडनी के भी है, सब लोगों ने सक्सेसफुली रोज़ा रखा है। इसका कुल मिला के कहना यही है कि एक पेशेंट को दौरान रोज़ा अपने डॉक्टर से रेगुलरली मीटिंग करनी चाहिए, ताकि शुगर कंट्रोल में रहे और उसकी वजह से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जीन थेरेपी इन डायबिटीज़, ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको एक उम्मीद बढ़ेगी और आपके अंदर एक किस्म की खुशी पैदा हो सकती है। बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जिनका कोई क्यूर नहीं है, इंसान उसके क्यूर के तलाश में क्या नहीं कर जाता है। इसी तरीके से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस बीमारी को जड़ से निकालने के लिए जीन थेरेपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जीन थेरेपी इन शॉर्ट, जो आपके बदन के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है, जो इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री है उसके अंदर जो आइसोलेट सेल होते हैं, उसको फिर से रीजनरेट करके उस जगह पे इम्प्लांट कर दे। मसलन जैसा किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, जैसे किसी गाड़ी का कोई पार्ट्स ख़राब हो गया तो अपन जाके कंपनी से वो पार्ट्स ला के उधर लगा देते हैं, फिर से वो चीज़ काम करने लगती है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर पैनक्रियास ख़राब हो जाता है तो पैनक्रियास को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या तो पैनक्रियास के आइसोलेट सेल को बाहर से लाके इम्प्लांट कर देते हैं। वेरी सिंपल। अगर किसी पेशेंट्स के अंदर पैनक्रियास का कुछ परसेंट अच्छा है और कुछ परसेंट ख़राब है, तो उसके कुछ सेल को इस्तेमाल करके उसको अपने लेबोरेटरी के अंदर उसको ग्रोथ करके डेवलप करके वापस उसी शख्स के अंदर तुम डाल सकते हो, या तो फिर उसी आदमी का बोन मैरो निकाल कर उसको डेवलप करके उसके पैनक्रियास के अंदर डाल सकते हैं। या किसी और पेशेंट से वो एम्ब्रियो को ले, वो एम्ब्रियो को प्रोसेस करे और उसमें से आइसोलेट सेल बनाने वाले सेल को आइडेंटिफाई करे और उसको ग्रोथ करके किसी पेशेंट के शरीर में दाखिल कर दे, तो वहाँ पे जो इंसुलिन बनाने वाले पैनक्रियास कम थे फिर वो बढ़ जाएंगे और उसके अंदर से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीक़ा का एक्सपेरिमेंट अभी कुछ एनिमल्स में चालू है, अंडर रिसर्च है, लेकिन हम लोग ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी है कि तो उम्मीद की वजह से ही साइंस डेवलप हुआ है। मसलन आज से 60, 70, 80 साल पहले दुनिया में इंसुलिन का वजूद नहीं था, लेकिन किसी ने इंसुलिन बनाने के बारे में सोचा और उसके ऊपर थिंक किया, तो कई सालों के बाद दुनिया के अंदर इंसुलिन आज मिलता है। तो इसी तरीके से जीन थेरेपी के बारे में जो आदमी रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है उनके रिसर्च की वजह से कुछ सालों के अंदर या एक डिकेड के अंदर इसका क्यूर आ सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को पैर में ज़ख्म हो सकती है। उसकी वजह ये रहती है कि डायबिटीज़ के पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने से उनको ज़ख्मों के जंतुओं को मारने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और ऐसे बहुत सारे सेल्स जो होते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं। लेकिन डायबिटीज़ की वजह से इनकी ताकत कम हो जाती है, छोटी सी ज़ख्म बड़ी होती है या तो फिर ज़ख्म देर से भरती है। डायबिटीज़ के पेशेंट को जो ज़ख्म होती है उसके बाद अगर उन लोगों ने नज़रअंदाज किया तो उनकी उंगलियां कट सकती है, कभी कभी एक से ज़्यादा उंगली, या कभी पैर पे भी बात आ सकती है।
इसके लिए इस साल हम लोगों ने अज़्म किया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के उंगलियां ना कटे, पैर ना कटें। इसके लिए पूरे इंडिया में मुहिम चलाई जा रही है। इसी तहत हम आपको पैर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। उन लोगों के पैर कटते हैं जो अपने डॉक्टर के पास लेट जाते हैं, या उन लोगों के पैर कटते हैं जिनको पैर के बारे में कोई नॉलेज ना हो। पैर में ज़ख्म होने की दूसरी वजह यह है कि कोई ट्रॉमा हो जाए, जैसा पैर को मार लग जाए, पैर पे गर्म पानी गिर जाए या ठोकर लग जाए। इसकी वजह से आदमी के पैर में ज़ख्म हो सकती है। और तीसरी वजह यह है कि किसी के पैर के अंदर खून का दौरान कम जाता हो तो उसको भी पैर में ज़ख्म हो सकती है। अक्सर इन लोगों की जो ज़ख्म है गैंग्रीन कहते हैं, जो काली उंगली पड़ जाती है और उसके बाद उंगली को निकालना पड़ता है। सबसे बेहतरीन तरीक़ा अपने पैर में ज़ख्म ना होने का ये है कि आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, जिसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको ज़ख्म नहीं होंगे। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप ऐसा जूता पहने जिससे आपके पैर के अंदर जूता काटने से कोई नुकसान ना हो। मसलन जूता जब भी ख़रीदे तो आप शाम के वक्त ख़रीदें ताकि आपको टाइट जूता ना हो। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को कोई कौन हो पैर के अंदर, या पैर के अंदर कोई उंगली टेढ़ी हो, या पैर का शेप चेंज हो गया हो, तो हमारे क्लिनिक के अंदर एक ख़ास सिस्टम है। उस पैर का माप लेकर, उस पैर का पोडोग्राम निकाल कर उसके जैसा एक स्पेशल शू बनाने वाले लोग होते हैं जो डायबिटीज़ का ही जूता बनाते हैं। वो जूता पहनने से उस आदमी को फ्यूचर में पैर के ज़ख्म नहीं हो सकते हैं। अगर किसी को पैर में ज़ख्म हो जाए तो फ़ौरन अपने स्पेशलिस्ट की मदद लें, जिससे जो छोटा सा ज़ख्म है बड़ा होने से बच सकता है। मसलन डायबिटोलॉजिस्ट को मिलकर डायबिटीज़ कंट्रोल करें और फुट के सर्जन को मिलकर फुट का इलाज शुरू करें। हमारे हॉस्पिटल भावे हॉस्पिटल के अंदर हमने कई सौ पेशेंट जिनको पैर की ज़ख्म हुई थी उन्हें ठीक किया है, जिसमें से कई लोगों के उंगलियां भी बचाई हैं। लेकिन कुछ लोगों की उंगलियां हम इसलिए नहीं बचा सके कि वो काफ़ी लेट हमारे पास आए थे। डायबिटीज़ को दवाओं से कंट्रोल करना हो तो उसके लिए कई किस्म की दवाएं अपने पास हैं। जैसे पहले जो ग्रुप्स के दवा हैं उन्हें सल्फोनिल यूरियस कहते हैं, आम लोगों की ज़बान में डाउनिल और क्लाइनेस कहते हैं। दूसरे किस्म की जो दवा हैं वो इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, मेटफॉर्मिन कहते हैं, आम लोगों की ज़बान में ग्लाइकोमेट या ग्लाइसिफेज कहा जाता है। और तीसरी ग्रुप की जो दवाएँ हैं वो भी इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, उन्हें पाइग्लूटाजोन या रोज़िग्लूटाजोन कहते हैं। और चौथी जो दवाएं अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये भी बहुत अच्छी दवाएं हैं। पहली जो ग्रुप्स ऑफ दवाएं हैं सल्फोनिल यूरियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी तरह किसी की डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं। पेनक्रियाज है उसमें से एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाकर इंसुलिन की जो कमी को पूरी कर देते हैं। इन दवाओं से कभी लो शुगर हो सकती है। मेटफॉर्मिन या ग्लाइसिफेज इंसुलिन सेंसिटाइज़र, ये एक ऐसी गोली है जो दो धारी तलवार है। ये सिर्फ डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं करते हैं बल्कि डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, इन सबको भी प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। तो ऐसी दवाओं को हम आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चौथी जो दवा है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये अपन जो भी खाना खाते हैं इसमें से ग्लूकोज का हिस्सा एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करते हैं। अक्सर उन लोगों पे ये दवाएं काम करती हैं जो लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी ज़्यादा वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं। इन सब दवाओं को इस्तेमाल करने के बाद एक आदमी की डायबिटीज़ कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन एक हद ऐसी आ जाती है कि सब दवाएं खाने के बावजूद भी किसी की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती है। उस टाइम पे हम कहते हैं कि इसे सल्फोयूरियस फेलियर या OHA फेलियर, सिंपल लैंग्वेज में ड्रग काम नहीं कर रही है। ऐसी हालत में सिर्फ आपको इंसुलिन लेकर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी पड़ती है। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो फाइनल प्रोडक्ट है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। किसी की भी डायबिटीज़ हो 100% इंशाल्लाह इससे कंट्रोल में आ जाती है। इंसुलिन का सबसे बड़ा मसला ये है कि पेशेंट ये कहता है कि मुझे इंसुलिन नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, इससे मुझे दर्द होता है, या
तो उनके दिलों में एक डर बैठा हुआ होता है कि अगर मैंने एक बार इंसुलिन ले लिया तो ज़िंदगी भर मुझे इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये डर उनके दिल से निकालने के लिए हमको कहना पड़ता है कि हर डायबिटीज़ के पेशेंट को कभी ना कभी उसकी ज़िंदगी में इंसुलिन लेना ही पड़ता है। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी के पहले या आँख के मोती बिंदु के ऑपरेशन के पहले टेम्पररी शुगर कंट्रोल करने के लिए महीना 1.5 महीना लेते हैं, या किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी को पैरालिसिस हो जाए, उस टाइम पे पैरालिसिस हार्ट अटैक को अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए महीना 1.5 महीने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। और किसी आदमी को डायबिटीज़ बढ़ जाने की वजह से उसका वज़न ऐसा घटता चला जाता है कि वो 100 किलो का आदमी सीधा 60 किलो का हो जाता है, या बहुत वज़न घट जाता है, तो उसके वज़न को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए उसको इंसुलिन देना कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें इंसुलिन लेना उस आदमी के लिए ज़रूरी हो जाता है। इंसुलिन का सबसे बड़ा मसला ये है कि पेशेंट्स ये कहते हैं कि इंसुलिन लेने से मेरी किडनी ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है। असल में उन पेशेंट लोगों को इंसुलिन काफ़ी बहुत साल पहले लेना चाहिए था। उन लोगों ने डर के मारे इंसुलिन लेना अवॉइड किया, जिसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई सालों के बाद उनकी डायबिटीज़ की वजह से किडनी ख़राब हो जाती है। और वो लोग काफ़ी लेट इंसुलिन लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमें इंसुलिन लेने से किडनी ख़राब हो गई है। यही हाल गोलियों के बारे में है कि बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हम गोलियां खाने से हमारी किडनी ख़राब हो जाती है या हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा नहीं है। वो लोग गोली देर से खाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का असर हार्ट पे और किडनी पे ऑलरेडी हो चुका होता है। एंड में वो लोग गोली को दोषी करार देते हैं। इंसुलिन के बारे में एक ये है कि आदमी को इंसुलिन लेने से दर्द होता है। दर्द घटाने के लिए आज नए नए किस्म के कुछ इंसुलिन के डिवाइसेस आए हैं। इसमें से एक डिवाइसेस ये है कि इसे इंसुलिन पेन कहते हैं। ये कई किस्म के पेन आते हैं, अलग अलग कंपनियों के पेन रहते हैं। ये पेन एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने जेब में रख सकते हैं, किधर पे भी ट्रैवलिंग में लेकर जा सकते हैं। बॉटल नीडल का कोई झंझट आपको नहीं है। अगर आपको सिर्फ 2 यूनिट इंसुलिन या 4 यूनिट इंसुलिन लेना है तो आपको सिर्फ 4 तक डायल करना है। डायल करने के बाद उसका सिर्फ कैप निकालना है। जो भी आपको जगह लेने की है, जैसा हाथ पे लेना हो या आपको मांडी पे लेना हो या आपको पीछे कमर के हिस्से में लेना हो, बस उस जगह पे उसको पकड़ के अंदर डाल दीजिए और उसको ऊपर से इस तरह से दबा दीजिए। 1 सेकंड में पूरा इंसुलिन अंदर चला जाएगा और उसको फिर निकाल दीजिए। हम अगले बार कभी आपको इंसुलिन देने का सही तरीका दिखाएंगे। सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये इंसुलिन के जो आज के पेन हैं, आपको देखने से भी इसके नीडल नहीं दिखाई देती है। आप गौर से इस पेन की तरफ देखिए, मैं इसको हिला रहा हूँ, इसको हिलाने से भी आपको नीडल नहीं दिखाई देती है। बनिस्बत ओल्ड पेन के, जिसकी नीडल इतनी मोटी होती थी, पेशेंट को लेने में दुश्वारी और तकलीफ़ होती थी। तो ये नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का देन है, जिसमें आपको दर्द कम होता है। इस पेन के अंदर क्लिक साउंड आता है। इसमें अगर आप सुनेंगे, ये अंधा आदमी भी ले सकता है। 1 क्लिक साउंड 1 यूनिट दिखाता है, 2 क्लिक साउंड 2 यूनिट दिखाता है। इसी तरीके से फॉरेन के अंदर जो पेशेंट अकेले रहते हैं, वो बूढ़े हैं, उन्हें दिखाई भी नहीं देता है, उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, वो लोग इस पेशेंट से ज़रिए अपने हाथ से खुद इंसुलिन लेते हैं। इसकी एक ख़ास बात और ये है कि ये बहुत पोर्टेबल है, आप अपने जेब में डाल के कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ये टेम्पररी डिस्पोजेबल पेन है। कुछ पेन ऐसे होते हैं जो परमानेंट आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक पेन है, ये नोवो का नोवो पेन 3, ये स्टील का बना हुआ है। इसके अंदर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो डिस्पोजेबल पेन कॉस्टली होते हैं और ये जो परमानेंट पेन ये चीपर होते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपको रिफ़िल डालना होता है। इस देखिए, इसके अंदर एक रिफ़िल होती है ऐसी, ये रिफ़िल आपको बार बार चेंज करना होता है। ये टोटल पेन एक ही बार आपको ख़रीदना पड़ता है, या 800 या 900 रुपये में आपको मिलता है। जिस तरह से पेन आप यूज़ करते हो उसके अंदर रिफ़िल बार बार चेंज करते हैं, वैसे इसके अंदर बार बार रिफ़िल डाल सकते हैं आप। फंक्शन इसका और इसका सेम है। पेन बहुत कम होता है, तकलीफ़ कम होती है, लेकर आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये पेन को ज़रूरी नहीं कि आप फ्रिज में रखें, आप कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं। सिर्फ धूप में ना रखें, चूल्हे के पास ना रखें, और देने से पहले ज़रूर डायबिटोलॉजिस्ट या डायबिटीज़ डॉक्टर की जो भी नर्स है उससे एक बार सीख लें। डायबिटीज़ के मरीज़ में अक्सर देखा जाता है कि लोगों के पैर ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर वो
जो ज़ख़म होता है बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि पैर या पैर का कुछ हिस्सा काटने की नौबत आती है। तो इस बार हम लोगों ने भावे हॉस्पिटल में ये आज़म किया है कि जहाँ तक हो सके अत्तल इम्कान उस पैर को या पैर के हिस्से को काटने से, जो जराई के ज़रिए काटा जाता है, उसे काटने से बचाएं। डायबिटीज़ की वजह से शरीर के बाकी हिस्सों पे जैसा असर होता है वैसे भी आंखों पे भी असर होता है, जिसकी संभावना एक तो डायबिटीज़ का जो ड्यूरेशन रहता है और शुगर कंट्रोल दोनों पे संभव रहती है। डायबिटीज़ डॉक्टर के पास रेगुलर जाके शुगर कंट्रोल अच्छी तरह से करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर साल आंखों के डॉक्टर के पास जाके आंखों का तपास करना, जिसको हम रेटाना कहते हैं, उसका तपास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर रेटाना में कुछ भी प्रॉब्लम हो सके हम लोग जल्दी डिटेक्ट करके उसकी फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बीमारियां लग सकती हैं। डायबिटीज़ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। इन्फेक्शंस में एक इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस का भी होता है। जैसे किसी आम आदमी को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उसी तरह एक डायबिटीज़ पेशेंट को भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। डायबिटीज़ पेशेंट को चांस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कम होती है। इसके जो लक्षण होते हैं टीबी के, वो डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ दोनों में सेम होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसका वज़न तेज़ी के साथ घटता है और बहुत तेज़ी के साथ घटना शुरू हो जाता है। हम चेस्ट स्पेशलिस्ट टीबी को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन देना प्रेफर करते हैं क्योंकि इंसुलिन से वुंड हीलिंग और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो आसानी के साथ और अच्छा होता है। गोलियों से ऐसा होता है कभी कभी कि शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, कभी जो है हमारी ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग्स होते हैं उनके साथ इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो है उनका एक्शन बढ़ जाता है या कभी कम हो जाता है। एक्सरे पे बड़ा दाग हो सकता है, छोटा दाग के बनिस्बत बड़ा दाग हो सकता है। और जैसे कि आम जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपर लोब में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लोअर लोब और पोस्टीरियर लोब में भी हो सकता है। डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई होती है और ट्यूबरकुलोसिस के जो लक्षण होते हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से होते हैं। तो अगर इम्यूनिटी कम रहेगी तो साइलेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, मतलब पेशेंट को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, लेकिन जब उसका एक्सरे किया जाएगा तो उस पर काफ़ी बड़ा दाग दिखेगा। फर्स्ट इंटेंसिव फेज जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पहले 2 महीने तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक्शन ही लें। पेशेंट उसी वक्त डायबिटीज़ और ट्यूबरकुलोसिस का ख़राब होता है जब वो ट्यूबरकुलोसिस की दवा रेगुलर नहीं लेगा। ट्यूबरकुलोसिस की दवा रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है और डायबिटीज़ के पेशेंट को उसका शुगर लेवल्स कंट्रोल करना और डायबिटीज़ की दवा लेना और टीबी की दवा लेना बहुत ज़रूरी। एक्चुअली डायबिटीज़ पेशेंट प्रेग्नेंट रह सकते, डायबिटीज़ वालों ने एक्सरसाइज करना ही चाहिए, सेहत भी अच्छी रहती है। डायबिटीज़ तो है मेरे कम से 3-4 बरस पहले से ही था, पर मैं इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। अभी आंखों के से तो एक आंख से तो नहीं दिखा है, दूसरी आंख से स्लाइड एकदम डीम एकदम। डायबिटिक का प्रिकॉशन लेने का देख तो सच टेस्ट करके, क्योंकि मैं हर 2 महीने से टेस्ट करता हूँ, तो इसने प्रिकॉशन नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। एक आंख तो निकम्मी हो गई, एक आंख को बचाओ। डायबिटिक के पेशेंट के लिए मैं बोलूँगा वो रेगुलर चेक करो। डायबिटिक जिसको कंट्रोल में नहीं रहा, आंख खराब करेंगे। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, गोली है खाना, विरास आप हाँ बहुत अच्छा लगता है। मोटापा आप कम करो, थोड़ा चलना चाहिए, खाने में जैसा डॉक्टर बताते हैं वैसा खाना चाहिए। पहला डायबिटीज हुआ, उसके बाद में पैरालिसिस हो गया, उसके बाद में अटैक आ गया। अभी तो अच्छे है। हाँ जी हाँ, पैरालिसिस हुआ था ऐसा, थोड़ा एक दाएं हाथ पर और थोड़ा पाँव के, और ट्रीटमेंट अच्छे देती हो तो मुझे आराम मिला। डायबिटीज़ के पेशेंट को अपना सब टेंशन कभी लेना नहीं मिलता है, टेंशन की वजह से सब डायबिटीज़ फैल जाती है। मुझे 12 साल हो गया डायबिटीज़ की। रमज़ान के अंदर ये अच्छा लगा कि भाई मुझे दवा लेना सही तरीके से, और उसके लिए मेरे रोजे अच्छे गए, तो मतलब
एक इबादत हो गई, नहीं तो मेरे रमज़ान के रोजे छूट जाते थे। डायबिटीज़ भी मेरी कंट्रोल में थी उससे। डायबिटीज़ कंट्रोल रखने के लिए उनको सही वक्त पे दवा लेना चाहिए और अपने जो मतलब डॉक्टर से मिल के सही राय लेके उनको अपना व्यायाम टेस्टिंग वगैरह करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और अपनी डायबिटीज़ का देखभाल करना चाहिए अच्छे से। और उसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अच्छे डॉक्टर से मिल के। अभी मैं तो आप डॉक्टर साहब का मतलब 6-7 साल से पेशेंट हूँ, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है और कोई मुझे तो प्रॉब्लम नहीं अभी तक। तो डायबिटीज़ से ना मैं डरता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम तो है नहीं अभी। आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। और कैसे कंट्रोल करना है, दवाइयों के अलावा और भी मतलब है जिनसे कंट्रोल होती है डायबिटीज़। मेरे पैरों में करंट मारता था, जलन होती थी और दर्द होता था और भी मुझे मतलब शिकायत थी, कभी खुजली, ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ेंगी तो खुजली हो जाती थी। तो अभी वो सब बातों से मेरे को उनसे इलाज करने के बाद बहुत मतलब आराम माशाल्लाह हो गया। तो ये फ़ायदा होता है, जल्द कंट्रोल में आ गई। ये रोज़ों में तो 1 महीना मैंने इंजेक्शन ली थी, तो उससे ज़्यादा पहले मैं गई थी डॉक्टर साहब के पास, तो उनके यहाँ जाने से मुझे पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। तो मतलब 8 रोज़ पहले मैं गई थी, तो मैं सोचने लगी कि मतलब कैसे मैं रोज़े रखूँगी, इतनी ज़्यादा है, शायद और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बोले नहीं, आप रख सकते रोज़े, 1 महीना आप ऐसा करो, इंसुलिन चालू कर दो। पहले तो अपने डॉक्टर साहब पे भरोसा रखो, जिनसे आप इलाज करते हो उन पर भरोसा रखो, एतमाद रखो और फिर अपना मतलब ट्रीटमेंट सही तरीके से करो, तो अपने को जल्द अल्लाह ताला शिफा देगा, परवरदिगार। दवा खाने से ये फ़ायदा है कि मेरे को अभी चक्कर वो सब कुछ नहीं होता। अभी मेरा फेस पे पूरा पैरालाइज हुआ। सिंस आई एम टेकिंग बोथ द टैबलेट्स, मेरे को बहुत ही आराम है ड्यू टू ज़्यादा डायबिटीज़ होने से, क्योंकि मेरी वो टाइम पे 450 डायबिटीज़ थी, तो मेरे को वो अटैक हो गया था। मैंने टेंशन तो नहीं होता मेरे को, बट मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मेरे को मालूम पड़ता ना कि ऐसे चेक करने से मीन्स मैं नॉर्मली रह सकती। अच्छा, हाँ, और हाई होने से क्या मैं डॉक्टर का प्रिकॉशन ले सकती।